हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम रजनी। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। आज फिजिक्स का टेस्ट है। टेस्ट नंबर 27 है। आप लोग सभी लाइव आ जाइए। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। फिजिक्स का टेस्ट है, 30 क्वेश्चन है। ठीक है, टेस्ट नंबर 27 है। सभी लोग लाइव आके वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। सभी बच्चे लाइव आ जाइए। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सभी अपना थंब इंप्रेशन जल्दी लगा लीजिए। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसके लिए मैं आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूँ। चलिए 30 सेकंड का टाइम देती हूँ। 30 सेकंड आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है। फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर के साथ। फटाफट आंसर कीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो इसकी राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होता है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संयोजक तार, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसको हम लोग कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। संयोजक तार जिसको हम लोग कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। कनेक्टिंग वायर जो है विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आता है। ठीक है, ऑप्शन बी वाले सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग टाइमिंग, चलिए 30 सेकंड टाइमिंग स्टार्ट हुआ। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं। टाइम अप हुआ, टाइम अप हुआ। चलिए इसका जो राइट आंसर है, इलेक्ट्रोलिसिस का नियम जो दिए थे वो एम फेराडे। ठीक है, एम फेराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस का नियम दिए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए लास्ट तक आप लोग वीडियो पे बने हुए रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए 21 सेकंड का टाइमिंग दे रही हूँ। टाइमिंग स्टार्ट होता है। कौन सी धातु है जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा। क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा। टाइम अप हुआ, टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, अभ्रक जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अभ्रक, अभ्रक जो होता है वो ताप का अच्छा सुचालक होता है परंतु बिजली का क्या होता है, अभ्रक कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत बिजली का ये कुचालक होता है। ठीक है ना, चांदी जो है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक माना जाता है। ठीक है, चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अभ्रक जो होगा वो ताप का सुचालक है परंतु ये बिजली का क्या, बिजली का बुरा दिया है तो बिजली का ये कुचालक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
चलिए इसके लिए आप लोग को 30 सेकंड का टाइम मिलता है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। क्वेश्चन बोल रहा है किसमें से अदिश राशि कौन सी है। टाइम अप हुआ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कार्य होगा। ठीक है, अदिश राशि किसे बोलते हैं, तो वो राशियां जिनका केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है परंतु डायरेक्शन दिशा नहीं होता है, वो अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, अदिश राशियां वो होती है जिनका केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है और दिशा डायरेक्शन नहीं होता है, वो जो राशियां होती है वो अदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे कार्य हो गया द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश। ठीक है, ये सब जो हो गया वो अदिश राशि होता है। और सदिश राशि की अगर हम लोग बात करें तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है। ठीक है, और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है उन्हें हम लोग सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे वेग हो गया, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब जो हो गया वो सब सदिश राशि हो गया। तो क्वेश्चन में अदिश राशि पूछ रहा है तो यहाँ पे कार्य जो है वो है अदिश राशि। ठीक है, कार्य अदिश राशि है, बाकी जो है वेग, बल, त्वरण ये तीनों जो है ये सभी सदिश राशि है। ठीक है, सिर्फ कार्य जो है वो क्या है, अदिश राशि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग मिलता है। चलिए 20 सेकंड का टाइम दी, 21 सेकंड टाइमिंग स्टार्ट। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। सभी बच्चे बिल्कुल टेस्ट पर ध्यान देंगे, टेस्ट पर सबका ध्यान होना चाहिए। सभी एक दूसरे पर कोई कमेंट नहीं करेगा। टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। ठीक है, सभी का आंसर आ गया है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है। किस रंग के प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है, सबसे कम पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होती है, जिसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 4 गुने 10 टू पावर -3 होता है सेंटीमीटर। ठीक है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है। और लाल रंग का सबसे अधिक होता है जिसका मान होता है 7.5 गुने 10 टू पावर -5 होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य वो उसका क्रम जो है, इसका क्रम निम्नवत किस तरह से होगा। मैं पिछली फिजिक्स का जब टेस्ट ली थी उस टेस्ट में भी मैं आप लोग को बताती हूँ, फिर से मैं आप लोग को बता देती हूँ। वो इस तरह से होता है, सबसे लाल, ठीक है ना, उससे सबसे बड़ा लाल का होगा, फिर क्या होगा नारंगी। ओके, नारंगी होगा, उसके बाद क्या होगा पीला, पीला। ओके, उसके बाद हरा, हरा होगा। ठीक है, फिर हो जाएगा नीला, यहाँ पे हो जाएगा नीला। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा जामुनी। ठीक है, जामुनी हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा बैगनी। ठीक है, सबसे कम किसका होता है तो बैगनी का होता है।
सबसे कम बैगनी, आप लोग राइटिंग में मत जाइएगा, डिजिटल है इसलिए इस तरह लिखाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा हो गया लाल का और सबसे कम हो गया किसका, बैगनी का, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूं, चलिए 28 सेकेंड दी। टाइमिंग स्टार्ट हुआ है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। सभी बच्चे का राइट आंसर कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है, ठीक है, सभी का आंसर आ गया है। अब सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे। इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा संचायक सेल, सेकेंडरी सेल, ठीक है। ऑप्शन डी वाले का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी वाले का करेक्ट आंसर होगा। सेकेंडरी सेल जो है एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक है। संचायक सेल जो है वो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। सामान्य उपयोग में आने वाली जो सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, फर्स्ट होता है लेड अम्ल संचायक सेल और सेकंड होता है क्षारीय संचायक सेल, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है, लेड अम्ल, ठीक है। फर्स्ट है लेड अम्ल, मैं लिख देती हूं लेड अम्ल। और सेकंड जो हो गया वो हो गया क्षारीय, ठीक है। ये संचायक सेल, ठीक है। ठीक है, ये भी क्षारीय संचायक सेल हो जाएगा, ठीक है। सभी को आ रहा है समझ में, सेकेंडरी सेल, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का टाइमिंग, चलिए 22 सेकेंड टाइमिंग स्टार्ट हुआ आप लोग का। क्वेश्चन बोल रहा है सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। सभी का ध्यान सिर्फ टेस्ट पे रहेगा। टाइम अप हुआ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सागर की गहराई को मापने के लिए हम लोग फैथोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन जो ए है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। फैथोमीटर का उपयोग करते हैं। यूडियोमीटर जो है वो गैस की मात्रा, ठीक है। यूडियोमीटर द्वारा गैस की मात्रा, ये जो है ये गैस की मात्रा, ठीक है। मैं लिख देती हूं, ये यूडियोमीटर जो है वो क्या है, गैस की मात्रा, ठीक है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना। बैरोमीटर से क्या वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ये है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब, ओके। और पेरिस्कोप इसका प्रयोग ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है जो सीमा से दूर तथा जिनका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं हो, ठीक है। पेरिस्कोप का प्रयोग हम लोग ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं जो सीमा से दूर, ठीक है ना, तथा जिनका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है, ठीक है। उसको देखने के लिए हम लोग पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को आ रहा है ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को 30 सेकेंड का टाइम दे रही हूं, 30 सेकेंड। चलिए टाइमिंग स्टार्ट हुआ आप लोग का, टाइमिंग स्टार्ट हुआ। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे, सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे, कौन सा रंग होगा जो उत्तम होगा।
टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो सूर्य छतरी के लिए क्वेश्चन कर रहा है उत्तम रंग होंगे, कौन सा रंग होगा जो उत्तम होगा? तो सूर्य छतरी के लिए शीर्ष पर सफेद, ठीक है, शीर्ष पर सफेद और भीतर की ओर काला, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। सूर्य शीर्ष पर सफेद और भीतर की ओर काला रंग जो होगा सर्वोत्तम होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि सफेद रंग जो है वो सूर्य से आने वाली किरणों को पूर्णतः परिवर्तित कर देता है, ठीक है। सफेद रंग जो होता है, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि गर्मी में हमें सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, काले रंग के नहीं। क्यों? क्योंकि सफेद रंग जो होता है वो सूर्य से आने वाली किरणों को पूर्णतः परिवर्तित कर देगा, जिससे कम धूप का हमें आभास होता है, ठीक है ना। इसीलिए गर्मी के दिनों में कहा जाता है कि हमें काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, ठीक है। सभी को आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए 70 सेकंड का टाइम दी, 17 सेकंड। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति जो होती है वो सबसे तेज होती है? ध्वनि की गति जो होती है वो सबसे तेज किसमें होती है? टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि की गति जो होती है वो सबसे तेज जो होती है वो आयरन लोहा में होती है, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि की चाल जो है वो सबसे तेज जो होती है वो किस में होती है? लोहा में होती है, ठीक है। और निर्वात, ए में दिया है निर्वात, तो निर्वात में जो ध्वनि की चाल होती है वो 0 मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में कितनी होती है? 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, निर्वात में होता है। वायु पानी, ठीक है, सी लोहा में सबसे अधिक होता है। लोहा में कितना होता है? बी में है लोहा, लोहा में सबसे अधिक होता है। कितना होता है? तो 5130 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। सबसे अधिक लोहा में होता है। पानी में कितना होता है? पानी में होता है 1483 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पानी में होता है 1483 मीटर पर सेकेंड। वायु में कितना होता है? वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ध्वनि की गति सबसे तेज, तो सबसे तेज किसमें होगी? तो लोहा में होगी, 5130 मीटर पर सेकेंड। और सबसे कम निर्वात में 0 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। पानी में 1483 मीटर पर सेकेंड और वायु में 332 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए 16 सेकंड का टाइम दी, टाइमिंग स्टार्ट हुआ आप लोग का। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? टाइम अप हुआ, टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। इसकी राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हर्ट्ज होगा। माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है, आवृत्ति बोलते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। मतलब ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी वाले का करेक्ट आंसर है। आवृत्ति मापने की इकाई जो होती है वो हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग स्टार्ट हुआ। निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है। निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है।
टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा जो प्रयुक्त लेंस है, तो इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो उन्हें क्या होता है कि नजदीक की वस्तु वो स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, परंतु उन्हें दूर की वस्तु जो है वो उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, मतलब दूर की वस्तु वो देख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्हें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल। तो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है कि आंख के लेंस की मोटाई का बढ़ जाना है। ठीक है, जिससे लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है, तथा लेंस की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी वाले का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग के सुबह के टेस्ट में न्यूमेरिकल चला था ना, ठीक है ना। सभी तरह के क्वेश्चन, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 20 सेकेंड का टाइमिंग दी। 20 सेकेंड। कांच का कौन सा प्रकार जो है ऊष्मा प्रतिरोधी है? क्वेश्चन है, कांच का कौन सा प्रकार जो है वो ऊष्मा प्रतिरोधी है? टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा कि कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है, तो ऑप्शन डी वाले, सभी का आंसर आ गया है। ऑप्शन डी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पाइरेक्स कांच। ठीक है, इसे बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। पाइरेक्स कांच को हम लोग बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। इसे एक और नाम क्या है? बोरोसिलिकेट कांच। ठीक है, मैं लिख देती हूं इसे ठीक है, बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं, पाइरेक्स कांच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन। 10 सेकेंड। ठीक है, चलिए 11 सेकेंड की टाइमिंग स्टार्ट। न्यूटन जो है वो किसकी इकाई है? टाइम अप हुआ। क्वेश्चन है कि न्यूटन जो है वो किसकी इकाई है? तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो न्यूटन जो है वो बल। ठीक है, ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बल की इकाई है, फोर्स। ठीक है, इसको एमकेएस पद्धति में, बल का एमकेएस पद्धति में न्यूटन है, और इसका अन्य मात्रक सीजीएस पद्धति में कितना होता है? तो डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर हो जाता है 10⁵ डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? बल होगा, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए 10 सेकेंड का टाइमिंग दी। बार किसकी इकाई है? क्वेश्चन कह रहा है कि बार किसकी इकाई है? टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है, बार। ठीक है ना, तो ये जो इकाई है वो है वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है, और बार जो है वायुमंडलीय दबाव की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन डी वाले का करेक्ट आंसर होगा, बार जो है वायुमंडलीय दबाव की इकाई है। ठीक है, 1 बार बराबर कितना होता है? 1 बार बराबर 1 बार बराबर हो जाता है कितना? 10⁵ न्यूटन
ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 10 सेकंड का टाइम दी, टाइमिंग स्टार्ट हुआ आप लोग का। जब जल जमता है, इसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है जब जल जमता है? टाइम अप हुआ। सभी का आंसर आ गया है। तो जब जल जमता है तो इसका घनत्व जो होता है वो घट जाता है तथा आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। जब जल जमता है तो इसका घनत्व घट जाता है और आयतन जो है वो बढ़ जाता है। मोम और घी के पिघलने पर क्या होता है? घनत्व जो है वो बढ़ता है। अगर मोम और घी पिघलेगा तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा और जल जब जमता है तो इसका घनत्व घट जाता है। ठीक है, और आयतन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी वाले सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग मिलता है 50 सेकेंड का। 50 सेकेंड टाइमिंग स्टार्ट हुआ आप लोग का। चलिए टाइम अप हुआ। मुख्य रंग कौन कौन से हैं? क्वेश्चन में पूछ रहा है मुख्य रंग जो है वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लाल, हरा और नीला जो होता है वो क्या होता है? मुख्य रंग होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। इसी के संयोग से क्या होता है कि अन्य रंग बनता है। ये तीनों कलर के संयोग से ही अन्य रंग बनता है। तो मुख्य रंग कौन सा है? लाल, हरा और नीला, जिसको हम लोग प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए 11 सेकंड का टाइम दी। इनमें कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो समुद्री जल जो होता है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, क्योंकि समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं जो कि विद्युत प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन यानी पॉजिटिव और निगेटिव में टूटकर विद्युत के प्रवाह में मदद करते हैं। इसीलिए समुद्री जल जो होता है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी वाले का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप लोग को 30 सेकंड का टाइम मिलता है। टाइमिंग स्टार्ट हुआ। वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके? टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में स्रोत और परिवर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाले का करेक्ट आंसर है। ध्वनि तरंगे जो होती है जब दूर स्थित किसी दृढ़ सतह से टकराकर वापस लौटती है तो कान पर कुछ समय अंतराल में वही ध्वनि पुनः सुनाई पड़ती है। ठीक है, ऐसा होता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच में कम से कम
16.6 से 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 16.6 से 17.2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 17.2 मीटर। ठीक है, ये जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोग को 10 सेकेंड का टाइमिंग दे रही हूं। ठीक है, टाइमिंग स्टार्ट हुआ आप लोग का। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 19। टाइम अप हुआ। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। तो ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाले का करेक्ट आंसर होगा। ये जो होता है ये किसका मात्रक है? तो ये शक्ति का मात्रक है। ठीक है, शक्ति किसे कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक है कौन सा है? 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये जो है ये शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का अगर एसआई मात्रक पूछेगा तो वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 11 सेकंड का टाइमिंग दिया आप लोगों को। टाइमिंग स्टार्ट हुआ। सूर्य की किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? टाइमिंग अप हुआ। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्योंकि सभी जो दिया है वो सेकंड में दिया है। यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है वो सेकंड में है, तो 500 सेकंड जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। ठीक है, 8 मिनट 16.6 सेकंड। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड में दिया है, यानी 8 मिनट को भी हमें सेकंड में बदलना है। तो जब 8 मिनट को भी सेकंड में बदलेंगे तो जो लगभग आएगा वो कितना आ जाएगा? 496.6 सेकंड आएगा। ठीक है, सबसे पहले सूर्य को किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में जो लगभग समय लगता है वो कितना लगता है? 8 मिनट। ठीक है ना, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। ठीक है, 6 सेकंड लगता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो दिया है वो सेकंड में दिया है, तो 8 मिनट को भी हमें क्या बदलना पड़ेगा? सेकंड। तो जब इसे भी सेकंड में बदलेंगे और उसमें 16.6 सेकंड जब ऐड करेंगे तो लगभग जो आएगा वो कितना आएगा? 496.6 सेकंड। ठीक है, ये लगभग आएगा। तो इसको हम लोग ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? लगभग 500 सेकंड जो होगा वो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक, चलिए 11 सेकेंड। सभी का करेक्ट आंसर, सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। टाइम अप हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो अभी मैं जस्ट आप लोग को बताई थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो समय लगता है वो कितना लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 8 मिनट 20 सेकेंड जो होगा वो हम लोग का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 299.792 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से 14,96,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आप लोगों को 10 सेकंड का टाइमिंग दी। टाइमिंग स्टार्ट हुआ।
विद्युत चुंबक जो है किससे तैयार होता है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हुआ, टाइम अप हुआ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो नरम लोहा होगा। नरम लोहा से विद्युत चुंबक जो है वो तैयार किया जाता है। लोहे से बने चुंबक अस्थायी तथा इस्पात से बने चुंबक अस्थायी होते हैं। ठीक है, विद्युत नरम लोहे से विद्युत चुंबक तैयार किया जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबक क्वेश्चन कर रहा है विद्युत चुंबक किससे तैयार किया जाता है, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? नरम लोहा। नरम लोहा से विद्युत चुंबक जो है वो तैयार किया जाता है। लोहे से बने चुंबक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। और इस्पात से जो बने चुंबक होते हैं वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य तथा ऊर्जा। चलिए 14 सेकंड का टाइमिंग दी। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? कार्य तथा ऊर्जा की इकाई, इकाई क्या है? तो मात्रक। ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई। टाइम आउट, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का करेक्ट आंसर आ गया है। कार्य तथा ऊर्जा का जो इकाई होता है, इकाई क्या है? तो मात्रक जो होता है क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है। कार्य जो है एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। ठीक है, जूल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कार्य तथा ऊर्जा की इकाई जो होगी वो क्या होगी? जूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इसके लिए आप लोगों को टाइमिंग मिलता है। चलिए 10 सेकेंड दी। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हुआ, टाइम अप हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कोई वस्तु उस रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वह उत्सर्जित करती है। ठीक है, यदि वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह काली दिखाई देती है। ठीक है ना, तो जब हम लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखेंगे तो यह कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि लाल रंग जो है वो फिल्टर में क्या होगा? अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए 10 सेकेंड का टाइम दी। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हुआ, टाइम अप हुआ। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने प्रारंभिक मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हीरा होगा। ठीक है, हीरा, क्योंकि वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.001। ठीक है, वायु का होता है। जल का कितना होता है? 1.33। ठीक है, हीरा का कितना होता है? 2.4। ये अपवर्तनांक मैं आप लोग को बता रही हूं। और कांच का कितना होता है? 1.5। ठीक है, तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा? तो हीरा का हो जाएगा, है ना, सबसे अधिक हीरा का। तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? चलिए 15 सेकेंड।
स्वच्छ आकाश का नीला रंग जो है किस कारण से दिखाई पड़ता है? टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो हवा के कणों द्वारा प्रकाश का बिखरना, ठीक है ना, प्रकाश के बिखरने के परिणाम स्वरूप स्वच्छ आकाश जो है वो नीले रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, प्रकाश का बिखेरने। ठीक है ना, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। चूंकि क्या होता है कि प्रकीर्णन में तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बैगनी और नीले रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो कम होता है, अतः उनका प्रकीर्णन जो होगा वो कैसा होगा? अधिक होगा। इसी कारण आकाश का रंग जो होता है वो हमें नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग मिलता है। चलिए 11 सेकेंड दी। निम्न में कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। निम्न में कौन सी भौतिक राशि जो है वो अन्य से भिन्न है? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्योंकि कार्य, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, जबकि बल जो है वो क्या है? सदिश राशि है। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये तीनों जो है वो क्या है? ये तीनों अदिश राशि है, जबकि बल जो है वो कौन सी राशि है? ये जो है बल वो सदिश राशि है। ठीक है, ये सदिश है, बाकी जो तीनों है वो अदिश राशि है। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सी भौतिक राशि जो है अन्य से भिन्न है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए 10 सेकंड का टाइमिंग दिया आप लोग को। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हुआ। क्वेश्चन कर रहा है नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गतिज। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, यदि m द्रव्यमान की वस्तु है जो v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग काइनेटिक बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो के बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, ठीक है, सभी को आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके लिए आप लोग को 10 सेकंड का टाइमिंग मिलता है। आर्द्रता जो है वो किससे मापी जाती है? आर्द्रता किससे मापी जाती है? क्वेश्चन है आर्द्रता किससे मापी जाती है? टाइम अप, टाइम अप। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर से, जो हाइग्रोमीटर जो है उससे आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त हम लोग आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, ए में दिया है हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर से क्या? द्रवों का अपेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर से वायु दाब मापने के काम में आता है। और थर्मामीटर, थर्मामीटर जो है वो ताप को मापने के काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोग को चलिए 10 सेकंड का टाइम दी। क्वेश्चन बोल रहा है कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? टाइम अप, टाइम अप। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन जो किसने किया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आर्किमिडीज, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आप लोग ऑनेस्टी से 30 में कितना आया आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आज के टेस्ट में न्यूमेरिकल नहीं था, बट न्यूमेरिकल का भी टेस्ट होगा। आज सुबह के क्लास में आप लोग न्यूमेरिकल पढ़े थे ना, तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं पूछता है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबको लेके चलना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग सभी, कुछ बच्चे तेज होते हैं तो उन्हें ये सब आता है, ठीक है। सब बच्चा को सब नहीं आता है, कुछ बच्चे को ये सब नॉर्मल जो भरवली क्वेश्चन होता है वो नहीं आता है। तो सबको लेके चलना है, ठीक है। सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं बनाना है। कल मैथ का टेस्ट में जिन जिन बच्चों का कमेंट आया था सबका मैं नाम रीड की थी, उनका नाम लेती हूं मैं। अंशुपल, ठीक है, शिवांग सिंह, अमित कुमार, सोनम भारती, स्वाति मिश्रा, अंकित कुमार, ये सभी अपना स्कोर बताए थे, ठीक है। अंकित कुमार, सत्या यादव, सत्यम कुमार वर्मा, रितेश सिंघानिया, बीबो शुक्ला, ठीक है, सत्या यादव, सोनम भारती, सुजय कुमार, आरोही सिंह, संटू सिंघानिया, रितेश सिंघानिया, मनीष श्रीवास्तव, राहुल जयकर, स्वाति मिश्रा, रोशन यादव, मनीष श्रीवास्तव, सुनील कुमार, ज्योतिष कुमार, संटू, एकता, प्रीति कुमारी, राम भक्त हनुमान, ठीक है, राम शंकर पांडे, राहुल कुमार गुप्ता, पल्लवी कुमारी, अखिलेश सिंह, अंशुपल, चंदा कुमारी, प्रेरणा रानी, जयदेव कुमार वर्मा, स्टाइलिश ज्यास, हरीश चंद्र, विवेक कुमार, विक्रांत कुमार, सौरभ तिवारी, स्मार्ट राजू, कुमार मोहित, ठीक है, पॉलिटेक्निक क्लासेस, ज्योतिष, छोटन, रोहित, रणवीर, सत्येंद्र यादव, ठीक है। आज भी आप लोग ऑनेस्टी से लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को 30 में कितना आया, ठीक है। सभी का कमेंट मैं रीड करके कल बताऊंगी। ओके, बाय, गुड नाइट।